नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन बिग ओ नोटेशन के उल्ट है। बिग ओ नोटेशन क्या करती थी? अपर बाउंड बताती थी। जो ओमेगा नोटेशन है वो क्या बताती है? लोअर बाउंड। ठीक है, जो ओमेगा नोटेशन होती है वो हमें क्या बताती है? लोअर बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिदम। इट डिस्क्राइब द बेस्ट केस सिनेरियो। तो मैंने अभी बेस्ट केस का बताया कि क्या है कि अगर पूरी अरे में से आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है और वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही मौजूद है, तो सबसे कम टाइम जो आपको लगा है उसे सर्च करने में, वो आपका क्या है? बेस्ट केस है। यानी कि कम से कम टाइम के अंदर या कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते जो काम आपका हो जाए, वो बेस्ट केस होता है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो और अगर आपको कोई चीज जो सी है वो 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाती है, तो आप कहते हो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन अगर वही चीज ढूंढने के लिए आपको घंटे या 2 घंटे लग जाए, तो आप कहते हो कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। तो वो वर्स्ट केस होता है, और बेस्ट केस वो होता है जिसमें कम टाइम लगता है। तो आपने इस चीज से याद रखना है कि ओमेगा नोटेशन कम टाइम को लेती है, और जो कम टाइम, जहां पर कम टाइम लगता है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में, वो हमारे पास क्या होता है? बेस्ट केस होता है। जिस तरह बिग ओ नोटेशन को एफ ऑफ एन में शो करते थे, इसी तरह जो ओमेगा नोटेशन है उसको भी हम ओमेगा ऑफ बिग ओमेगा ऑफ, ठीक है, पढ़ना कैसे है? बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास वो फंक्शन होगा जिसके ऊपर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होंगे। रिप्रेजेंट दैट एल्गोरिदम रिसोर्सेज यूजेज ग्रोज एट लीस्ट एज फास्ट एज द फंक्शन ऑफ एन बिकम लार्ज। यानी कि जिस तरह भी इनपुट आएगी वो वैसा ही इंक्रीज होगा होगा वही जो इसमें है। इंक्रीज वो उतना ही होगा जिस जिस तरह इंक्रीज होगी हमारी इनपुट। लेकिन क्या होगा इस केस में कि हमें जल्दी अपनी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास अगर इस तरह से कोई केस है, तो हमें अगर यहाँ पर ही अपनी वैल्यू मिल गई, तो हमें ये नेक्स्ट वाला सारा पार्ट सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, if an example number 1 है, if an algorithm time complexity is big omega of n square, it means that the running time will not grow slower than n raised to power square। यानी कि अगर आपके पास 2 for लूप्स हैं, वो 2 for लूप्स जब चलेंगे तो वो n स्केयर की स्पीड से जाएंगे। यानी कि एन जो सा होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है, लेकिन जो एन स्केयर होता है वो जल्दी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एन स्केयर है ना हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो वो एन स्केयर की ही स्पीड से बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि वो कम स्पीड से जाना शुरू कर दे, क्योंकि ये ओमेगा नोटेशन है। तो जाहिर सी बात है, जहन में हमारे आ जाता है जब हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर बिग ओ है तो ये अपर बाउंड को लेगा, और अगर अपर बाउंड को ले रहा है तो ये जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। और हम ओमेगा को ये समझ लें फिर कि ये कम इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंक्रीज ये भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें बस पॉइंट्स जो से हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, हमें पहले ही अपना आंसर मिल जाता है और हम टर्मिनेट कर जाते हैं अपने फंक्शन में से। तो ये इस चीज को हम कहते हैं दिस कैन रिप्रेजेंट द बेस्ट सिनेरियो फॉर एन एल्गोरिदम लाइक क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्विक सॉर्ट जो है वो क्या करता है कि जिस तरह हमारे पास बबल सॉर्ट जो है वो पूरे पासेस से गुजर कर जाता है, क्विक सॉर्ट उसे फटाफट से फौरन से डिवाइड करता है और कंपेयर करते करते उसको फिर से दोबारा मर्ज करके तो हमें हमारी रिजल्टेंट क्विक सॉर्टेड अरे जो है वो दे देता है। तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगी कि हम लोग बजाय के बबल सॉर्ट के दो एन स्केयर को लेने के क्विक सॉर्ट का ले लें, क्योंकि नोटेशन वही है दोनों की। जो फाइनल बिगो नोटेशन निकलती है ना, क्विक सॉर्ट की भी वही है, बबल सॉर्ट की भी वही है। लेकिन जो क्विक सॉर्ट है ना उसका टाइम थोड़ा लगता है। ठीक है, जब इस एन में जो इनपुट बिग बबल सॉर्ट के लिए देंगे, अगर वही इनपुट हम लोग क्विक सॉर्ट के लिए हम दें, तो जो आंसर मिलेगा वो इससे जल्दी मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसके लिए उन्होंने दी है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि दिस नोटेशन सिग्निफाइज द लोएस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायरमेंट फॉर एन एल्गोरिदम कंसिडरिंग द मोस्ट फेवरेबल इनपुट। अब बिगो के अंदर हम लोग देखते थे कि हमारे पास अनफेवरेबल इनपुट लेते थे, लेकिन ओमेगा नोटेशन में क्या ले रहे हैं? फेवरेबल इनपुट। ये आपके पास अरे है 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल इनपुट यहाँ पर क्या है? 1, अनफेवरेबल
6। अगर मैं कहूँ कि इसमें से ओमेगा नोटेशन कौन सी है, आप इसे मार्क करेंगे, और अगर मैं कहती हूँ बिग ओ नोटेशन कौन सी है तो आप इसे मार्क करेंगे, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये देखें बिल्कुल टोटली उलट है एक दूसरे से। It specifies minimum time an algorithm will necessitate to finish a task। एक टास्क को फिनिश करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगता है वो हमारे पास इस नोटेशन के अंदर आता है। फॉर इंस्टांस व्हेन सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन एन अरे, द एलिमेंट हैपन्स टू बी लोकेटेड एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, द बेस्ट सिनेरियो वुड बी डोनेटेड एज ओमेगा ऑफ 1, यानी कि अब 1 सेकंड लगा है हमें उसको फाइंड करने में। इसका उन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये चीज चेंज की है कि जहां पर उन्होंने 10 फाइंड करने का कहा था वहां 2 फाइंड करने का कह दिया, और ये हमने देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, तो हमें हमारा 2 मिल गया और सबसे कम टाइम में मिल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट नोटेशन है वो है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या प्रोवाइड करती है हमें? ये प्रोवाइड करती है एक टाइट बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिदम। It describe both upper bound and lower bound। बिग ओ नोटेशन क्या करती थी? अपर बाउंड बताती थी। जो ओमेगा नोटेशन थी वो क्या करती थी? लोअर बाउंड बताती थी। अब ये जो थीटा नोटेशन आ रही है ना, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यानी कि किस तरह से अब ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है अगर ये कहीं मिड में आ जाए, ठीक है। इस अरे के अंदर ये वाली जो जगह है ये हमें बिग ओ ऑफ एन बता रही थी, और ये वाली ओमेगा। तो सेंटर जो आएगा उस पे आके फॉर एग्जांपल, यानी यहाँ पर भी ओ तब भी ओमेगा में रहेगा, यहाँ पर भी हो ये ओमेगा में रहेगा, यहाँ पर हो ये ओ में रहेगा, यहाँ पर भी हो तो ये ओ में रहेगा। यानी 3 ओमेगा में चले गए, 3 ओ बिग ओ में चले गए। तो ये जो मिड है, ये मिड किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जो मिड वाला होता है ना, ये चीज रिप्रेजेंट करता है थीटा, यानी कि दोनों को हाफ हाफ लेगा, एवरेज एक बना लेगा। इंडिकेटिंग दैट रिसोर्स यूजेज ग्रोज एट द सेम रेट, यानी कि ये चीज सेम ही रहनी है। ये लाइन जो सी इतनी सी इन्होंने मार्क की हुई है ना, रिसोर्स जो से हैं वो यूजेज ग्रो एट द सेम रेट, ये तीनों में एक जैसे ही हैं। बिग ओ में लें, बिग ओमेगा में या बिग थीटा में, तीनों के अंदर ये रेट जो सा ये सेम रहेगा। जो फर्क आता है वो यहाँ पर आता है कि आप बाउंड कौन सा ले रहे हो, अपर ले रहे हो, लोअर ले रहे हो, या एवरेज बाउंड ले रहे हो। अब थीटा एफ एन को उन्होंने इस तरह से शो किया है, ठीक है, जिस तरह बिग ओमेगा ऑफ एन लिखा था और बिग ओ ऑफ एन लिखा था, उसी तरह हमने अब थीटा ऑफ एन भी लिख लिया। रिप्रेजेंट दैट एन एल्गोरिदम रिसोर्स यूजेज ग्रोज एट द सेम रेट एज द फंक्शन। तो जिस जिस तरह हमारी इनपुट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास इसकी नोटेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल 1 में कह रहे हैं इफ एन एल्गोरिदम टाइम कम्प्लेक्सिटी इज थीटा एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी गिवन है, इट मीन्स दैट द रनिंग टाइम ग्रोज लीनियरली। खाली एन है ना, अकेला एन है, एन के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा। अगर यहाँ एन स्क्वायर होता तो फिर ये लीनियरली इंक्रीज ना होता, ठीक है। अ सिंपल linear search in an sorted array has the time complexity of order of n। ये थीटा ऑफ एन कहेंगे इसे, ठीक है। कैसे? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लास्ट वैल्यू फाइंड करें या पहली वाली। अब मैं कह रही हूँ दरमियान वाली कोई वैल्यू फाइंड करें। ये एग्जांपल 2 जो नीचे गिवन है इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है दिस नोटेशन कैरेक्टराइज द मीन और एक्सपेक्टेड रनिंग। मीन और एक्सपेक्टेड रनिंग हम कहते हैं जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यूज, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इसे हम अपना मिड भी कहते हैं, मिनिमम मीन भी कहते हैं, या एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं वैल्यू। तो ये चीज क्या होती है? थीटा में होती है इनकम्पासिंग ऑल कंसीवेबल इनपुट्स, यानी कि जिस तरह की भी इनपुट आ जाए इसमें। बिग ओ में हम अनफेवरेबल कंडीशंस लेते थे और बिग ओमेगा में फेवरेबल कंडीशंस लेते थे, इनपुट्स लेते थे। लेकिन इसके अंदर हम लोग कंसीवेबल इनपुट लेते हैं, यानी जिसका हम कोई एस्टिमेट ज्यादा अच्छा नहीं लगा सकते। इट ऑफर मोर प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ द एल्गोरिदम्स परफॉर्मेंस, बल्कि हम इससे क्या कर सकते हैं? एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का अच्छा एस्टिमेट लगाते हैं। Although it
कैन पोज ग्रेटर एनालिटिकल चैलेंजेस। अब दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करना कोई आसान काम तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे केसेस में यूज किया जाता है। फॉर इंस्टांस, इन द एवरेज केस अज्यूमिंग ऑल द एलिमेंट्स रिजाइड एट द सेंटर ऑफ द अरे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास वो अरे के सेंटर के ऊपर हैं, तो आप उसका इंडेक्स कैसे लेंगे कि अगर आप साइज को डिवाइड कर दें 2 से, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सी उसकी निकलेगी फिर वो थीटा की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, थीटा साइज डिवाइडेड बाय एन, और एन की वैल्यू हमने क्या अभी दी है 2। ठीक है, इसका भी एक प्रोग्राम गिवन है और इसमें उन्होंने सिर्फ इतना सा काम किया है कि आपके पास जो भी इनपुट आई थी, अब इस केस में उन्होंने हमें 45 सर्च करने का कहा था जो कि इंडेक्स 3 पर पड़ा था। ठीक है, तो इंडेक्स 3 पर पड़ा था और इन्होंने जब उसे ढूंढा है, तो दिस नोटेशन आर एसेंशियली फॉर एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग एल्गोरिदम। अब ये सारों के साथ कंपेयर होता होता फिर यहाँ पर आया ना, तो ये दरमियान की वैल्यू है ना, फर्स्ट है ना लास्ट है, ये कहीं मिड वैल्यू में आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, थीटा ऑफ एन की नोटेशन हमें देगा। तो ये तीनों नोटेशंस थी, मैं एक दफा बता दूं, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा, इसमें हम लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, ओमेगा में हम लेते हैं फेवरेबल, और थीटा में हम लेते हैं कंसीवेबल इनपुट्स। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तीनों के अंदर एक ही काम होता है कि जैसे जैसे हमारे पास ग्रोथ रेट, इनपुट साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही हमारे पास ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। जो बिग ओ ऑफ एन होता है ना, ऑर्डर ऑफ एन हमारे पास, वो अपर बाउंड लेता है। जो ओमेगा ऑफ एन होता है हमारे पास, वो कौन सा बाउंड लेता है, वो लोअर बाउंड लेता है। ठीक है, वो अपर बाउंड लेता है, ये लोअर बाउंड लेता है, और जो थीटा होता है ये हमारे पास क्या लेता है, ये टाइट बाउंड लेता है, यानी एवरेज केस होता है। इसे ऐसे हम शो भी कर सकते हैं। तो ये तीनों जो चीजें हैं ना, आपने इन तीनों के बारे में बस याद रखनी है।